Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the last lecture of करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है। क्यों इसका लास्ट लेक्चर है? क्योंकि इसका लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू, जो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो डिसिपेट हो जाती हैं और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो क्या हो जाता है? वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, ठीक है। और इस हीट की वजह से जो होता है उसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है, जो जिसमें फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है हीट की वजह से और हमें लाइट मिलती है। इसी तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उस इलेक्ट्रिक आयरन को भी जो हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और हम क्या करते हैं? हम फिर अपने क्लोथ्स को आयरन कर पाते हैं। जो हमारे पास हीटर होता है जिससे हम गर्मी करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, वो भी किस प्रोसेस से चलता है, किस प्रिंसिपल पे? आपको बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं जो विंटर में यूज़ करते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, वो भी बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस पर एक लॉ आया है इस हीटिंग के ऊपर जिसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसने क्या बोला? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, अब जो मैंने ऊपर थ्योरी में बताया है ना, वो नीचे हम देखेंगे एक्चुअली है क्या ये। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, लेट एन इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर मैंने रजिस्टर बनाया है और यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इस रजिस्टर के थ्रू करंट क्या होता है? ये जो रजिस्टर है आर, इसके थ्रू करंट पास क्या होता है? जिसको करंट फ्लो करता है करंट आई, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है? आर। द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेजिस्टर। अब ये जो रेजिस्टर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, मतलब वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस V। द चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट के थ्रू कौन सा चार्ज फ्लो होता है? आप बोलोगे चार्ज Q फ्लो होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप क्या बोलते हो? इसी को हम करंट के नाम से जाना जाता है। और वो फ्लो ऑफ चार्ज कितना है? Q। और वो टाइम कितने टाइम में फ्लो करता है? टी टाइम है, और उसी को हम करंट के नाम से जाना जाता है। 10 वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ पोटेंशियल V। तो कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क डन करना पड़ता है? ये चार्ज Q जो है मूव करना है, उसको, इस चार्ज को हमें मूव करवाना पड़ता है। तो मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा चार्ज को, इसी को बोला जाता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ता है इस चार्ज को मूव करने के लिए, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है वो हमारे पास W है, वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर है? आपको बोलना है चार्ज जो है पोटेंशियल डिफरेंस V है और बराबर है वर्क डन जो है W, वो किसके बराबर है? V इंटू Q के बराबर वो हमारे पास है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स, ठीक है, कितना वर्क डन हमें करना पड़ता है टू मूव ए चार्ज Q, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास है एक रजिस्टर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं हम ये वर्क डन हो गया। सिंस दिस चार्ज Q फ्लोज थ्रू ए सर्किट फॉर टाइम T। अब ये चार्ज Q जो होता है ये किसके थ्रू फ्लो करता है? आप बोलोगे ये सर्किट के थ्रू फ्लो करता है, और इसको फ्लो होने में टाइम T हमें लगता है। और यही चार्ज जब फ्लो होता है सर्किट के थ्रू इन टाइम T, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट के थ्रू। देयरफॉर पावर इनपुट टू द सर्किट कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन, बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पावर जो होता है, हमें कितना पावर मिलता है? आप बोलोगे पावर हमें मिलता है, कितना काम करना पड़ा W, और कितने टाइम तक काम करना पड़ा, वो हो गया आपके पास T। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे कि मैंने आपको बोला था वर्क डन किसके बराबर है? V इंटू Q के बराबर। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये वर्क डन V इंटू Q के बराबर, पावर जो है वो W इंटू T के बराबर। T मैंने नीचे लिखा, इस W के बदले क्या लिखूंगा? V इंटू Q लिखूंगा मैं। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये एज इट इज़ रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद I भी हमें पता I किसके बराबर है? Q अपॉन T के बराबर हमारे पास I है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखो, मैं क्या करूँगा? इस आई को एज इट इज़ रखूँगा, इस टी को यहाँ लेकर जाऊँगा। ये टी मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्यू आ जाएगा। इस क्यू के बदले क्या है? क्यू किसके बराबर? आई इंटू टी। यहाँ पर मैं क्यू के बदले क्या लिखूँगा? अब आई इंटू टी। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वी तो वी ही रहेगा,
क्यू के बदले क्या लिखूंगा, आप लिखो क्यू के बदले लिखो सर आई अपॉन आई इंटू टी, नीचे भी क्या है, नीचे भी टी है, ये टी और ये टी कैंसिल करना है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली आपको पता होना चाहिए पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हो आप क्या पढ़ते हो, V इज इक्वल टू आई आर, ये आप पढ़ते हो ना, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो ओम्स लॉ हो गया, लेकिन ये पावर होता है। पावर किसके बराबर होता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो V होता है। इसको हम पावर के नाम से जाना जाता है। आई मेरी बात समझ? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया है, ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर क्लियर हो गया ये वाली चीज़। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पहुँच गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसी तरीके से हमारे पास द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड फॉर टाइम टी। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइम तक फ्लो करता है, टाइम टी तक फ्लो करता है। दस आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इक्वेशन इन टाइम टी, दैट मीन्स P किसके बराबर था, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये पहले ही पता था। लेकिन यही पावर कितने टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होते फ्लो होते कितने टाइम तक फ्लो होते हैं, आप बोलोगे टाइम टी तक। अब ये टाइम टी, पी को भी यहाँ से मल्टीप्लाई टाइम टी करो, और यहाँ पर वी आई, जब यहाँ से टी को मल्टीप्लाई किया तो वी आई को भी यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे टी से। आ रही बात समझ? तो दैट मीन्स पी इंटू टी किसके बराबर आ गया, वो इंटू वी आई टी के बराबर, ठीक है। और यही पी इंटू टी जो होता है, यही होता है हमारे पास एच। तो दैट P इंटू टी का मतलब H, और ये H क्या होता है, VIT के बराबर। और यही H जो होता है इसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर है, आप बोलोगे सर वो VIT के बराबर। और ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है, ये होता है H इज इक्वल टू VIT। तो हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप बोलोगे V किसके बराबर है, I इंटू आर के बराबर। तो आप क्या करो, V के बदले यहाँ पर वैल्यू डालो। आपको डेरिवेशन नहीं कर रही, लेकिन डेरिवेशन समझना जरूरी है। H के बदले आप क्या लिखोगे, आप H के बदले लिखोगे आप V के बदले H इज इक्वल टू VIT, V के बदले क्या करोगे, पुट I इंटू आर, यहाँ पर लिखा I इंटू आर, लेकिन ये तो V के बदले आपने लिखा क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू आर, लेकिन I तो I ही है अपना, और T तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर I और I क्या हो गया, I स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल H के बदले यहाँ पर H लिखा मैंने, और I इंटू आई हो गया I स्क्वायर, और हो गया RT। मतलब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। मुझे अभी भी ये इक्वेशन याद है, क्लास 12 में मैं इसको टिप्स पे याद था, मुझे ये पूरा मतलब टिप्स पे मुझे जहन में था। तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ये भी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये भी पता होनी चाहिए एच इज इक्वल टू वी आई टी के बराबर भी आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको वी आई टी ही याद रखोगे फिर ईजी है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर तो आपको पहले ही पता है, इसमें वैल्यू पुट करना और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक ही इक्वेशन आप याद रखोगे, ये वाली इक्वेशन, और इसके साथ ये भी आप याद रखोगे, वी आर टी भी आप याद, वी आई टी भी याद रखोगे आप। बस ये दो इक्वेशन याद रखो, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कॉन्सेप्ट आए हैं, क्वेश्चन बन सकता है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, कौन सी एक्सप्रेशन, ये आई स्क्वायर आर टी इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स ने एक ही लॉ दिया है जिसने बोला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच स्टेट इज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर। जो हमारे पास रेजिस्टर है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर ये कितना हीट अप हो जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। वो डिपेंड करता है इसके थ्रू कितना करंट पास होता है। दैट मीन्स वो भी स्क्वायर करंट जो होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स हीट जो होती है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उतनी ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी। ये आपको डेफिनेटली पता है, जब एक सर्किट के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होता है ना, ज़्यादा करंट जो होता है उतना ज़्यादा हीट अप होता है। जब करंट कम होता है तो वो हीट अप कम हो जाता है, ठीक है। तो हो गया ये क्लियर, इक्वेशन से पता चलता है। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, रेजिस्टेंस को। मैंने पहले बोला जितनी ज़्यादा कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो आगे फ्लो नहीं होगा वो किस में कन्वर्ट, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वो रेजिस्टेंस पे भी ज़्यादा फ्लो डिपेंड करता है। मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो हीट अप ज़्यादा होता है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके रेजिस्टेंस कम है वो हीट अप कम हो जाता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, और कितने टाइम तक एक कंडक्टर के थ्रू हीट फ्लो होती है। दैट मीन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी। और ये कॉमन सेंस आप लगा लो, दिमाग अपना जरा कॉमन सेंस लगा लो। दैट मीन्स ये एक वायर है, इस वायर के थ्रू ऐसे करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या रखा है, यहां पर मैंने बल्ब एक रखा है,
उस बल्ब में फिलामेंट रखा है, मतलब ऐसे आप समझो, ये ऐसे करंट आ रहा है, ये आई आ रहा है, और यहाँ पर मैंने एक बल्ब रखा है, ये मैंने बल्ब रखा है। ये बल्ब कब तक ये हीट हो जाएगा, ये कब तक ये ज़्यादा हीट हो जाएगा? आप बोलोगे जितने देर तक ये करंट, जितना देर तक क्या हो जाएगा, जितने देर तक करंट फ्लो करेगा, मतलब जितने टाइम तक करंट फ्लो करंट का टाइम अगर ज़्यादा लगता है वो हीट अब ज़्यादा होगा, मतलब जितने ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट भी हो जाएगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना हीट भी ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना हीट भी रेजिस्ट होगा। आप एक ये करो, आप एक रॉड को कहाँ पर रखो, इसके आग के अंदर रखो, आप या गैस के ऊपर कोई बर्तन रखो आप, अब वो गैस जो है वो क्या है, वो हीट, वो ज़्यादा टाइम तक जितना बर्तन को नीचे से बॉटम से लगे उतना बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी आप समझो। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा जाएगा, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको ना H स्क्वायर इज इक्वल टू H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। फिर पूछा जाएगा आपको अगर करंट को बढ़ाया जाएगा हीट जो होती है वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। आपको यस हीट भी बढ़ जाती है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा हीट बढ़ जाती है, अगर टाइम भी बढ़ता है तो हीट भी टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, रट्टा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है, क्लियर हो गई? तो ये था आपका अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या है ये समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब भी समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है एंड हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम जानेंगे तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा कि जो हमारे पास बल्ब होता है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास बल्ब होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है जो हमें लाइट देता है, वो कैसे लाइट हमें देता है, क्योंकि वो हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोला जाता है, ये काम होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, ठीक है। ये फिलामेंट क्या होता है, ये हीट अप हो जाता है और ये हमें लाइट देता है, यही इसने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो भी ये हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं ना, ये वाला ये जो बल्ब होता है हमारे पास, यहाँ पर ऐसे आप एक लाइन देखते हैं ना अंदर से, ठीक है, वो फिलामेंट होता है बल्ब का फिलामेंट, और वो किस मेटल से बना, मेटल का नाम ज़रूरी है, उसको मेटल का नाम होता है टंगस्टन, याद रखना। टंगस्टन है मेटल का नाम जिससे बना, जैसे कि मैं, ठीक है, टंगस्टन मेटल हमारे पास जैसे आयरन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, गोल्ड होता है, इसी तरीके से ये टंगस्टन है जिससे ये फिलामेंट बना है। तो मटेरियल फिलामेंट इस्तेमाल होता है यहाँ पर, मटेरियल टंगस्टन होता है और इसको नाम दिया गया है, ठीक है, बल्ब, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं होता। अगर ये जल्दी मेल्ट होता ना तो वो सीधे बल्ब जो है फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा, स्विच हमने अभी ऑन ही नहीं की होती तो वो फिर हीट अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप शाम को लाइट डालते हो, स्विच आपने ऑन की, बल्ब जल गया, आप बल्ब क्या करते हो, कल पूरा दिन तक रखा आपने, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, बल्ब लेकिन ख़राब नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, इतने टेम्परेचर पे तो पहुंचता ही नहीं है वो कभी कि वो उससे क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका, इस फिलामेंट का। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है, तो ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन भी कैसे चलता था, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ अलॉयज। जो आयरन जो होता है ना, मतलब जो आप जो कपड़ों को आयरन करते हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें जो भी पार्ट्स हम डाले होते हैं ना उसके अंदर, वो अलॉयज का बना होता है, हैविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इसमें भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर गीजर्स वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रिक हीटर भी, गीजर भी, और ये भी सेम प्रोसेस पे चलते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बोला है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक पावर सेम ही करना है हमें, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी है इलेक्ट्रिक पावर, तो समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब होता है इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। देखो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपका होता है, ये बोर्ड होता है ना यहाँ पर, जो कि स्विच बोर्ड जनरली आप बोलते हो, जहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रिप्स जो होती है, इसकी जो स्ट्रिप्स जो होती है ना, ये नीचे आ जाती है, ठीक है, ये नीचे होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, दैट मीन्स क्लोज है ये। अब आपने क्या किया, इसको ऑन करने के लिए आप इसको पुश करते हो ऊपर, आप इसको पुश करते हो ऊपर, आप इसको पुश करते हो तो ऑन हो गया। तो घर पे ये घर एक हाउस के साथ कनेक्ट होता है, और इसमें रूम है, हाउस में रूम्स होते हैं, और इसमें हर जगह पर बल्ब चल रहा है, ये यहाँ पर बल्ब चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बल्ब चल रहा है, यहाँ पर बल्ब चल रहा है, ठीक है, इसको जब आपने ऑन किया।
लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आती है ना, अगर वो डायरेक्ट हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक इस वायर के थ्रू चला जाएगा, ये सारा जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा। लेकिन जब बाहर से पावर आता है ना, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसको क्रॉस करना पड़ता है इस बोर्ड को, इस फ्यूज़ को, जिसको आप फ्यूज़ के नाम से जानते हैं, जो घर पे होता है, इस फ्यूज़ को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन दैट मीन्स ये फ्यूज़ को क्रॉस करता है, फिर ये जाता है, ये सप्लाई जाते हैं घर को, मतलब घर के सारे इस अप्लायंसेस को, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस है, आपका चार्जर है, आपका टीवी है, आपका ठीक है, हर एक चीज़, आपका हीटर है, आपका बहुत सारे आपका गीज़र हैं, ठीक है, तो उनको मिलती है ये इलेक्ट्रिसिटी, उनको मिलती है। लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ जो होता है, ये जो होता है, ये ख़राब हो जाता है। ख़राब इन द सेंस जो होता है, ये कट हो जाता है। इसकी जो वायर होती है इस फ्यूज़ की, कुछ इस तरीके से बना होता है, जितना मुझे अभी याद है, ये ऐसे होता है एक्चुअली अंदर से, और फिर फ्यूज़ की दो वायर्स होती है, ये एक वायर इसको ऐसे कनेक्ट करता है, यहाँ से इसको जोड़ता है और यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी बाहर, इलेक्ट्रिसिटी जो है हाउस को मिल जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से ज़्यादा आ जाती है, ये बीच में कट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किनको, आपकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है, अप्लायंस का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, आपका जो टीवी होता है, आपका चार्जर जो होता है मोबाइल का, ठीक है, जो भी आपका जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही, तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज, अगर पीछे से बैक साइड से हाई वोल्टेज आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ वोल्टेज आ जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये फ्यूज़ जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ, हाउस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टीवी लगा लिया, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको वायर हमने लगा ली है, ठीक है, ये कनेक्ट किया इसको, यहाँ से हाई वोल्टेज आ गया, तो दैट मीन्स ये हाई वोल्टेज यहाँ से गया। अगर ये यहाँ पर नहीं, अगर ये यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, तो दैट मीन्स ये हाई वोल्टेज पे मेल्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये अगर इसको हाई वोल्टेज पे, ये हाई सपोज 100 वोल्टेज आ गया, सपोज मैं बोल रहा हूँ, या 1000 वोल्टेज आ गया, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, सब 1000 वोल्टेज आ गया पीछे, सपोज मैं बोलता एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल 1000 वोल्टेज आ गया, ये 1000 वोल्टेज इससे पास हो जाता है, किसके थ्रू, इस फ्यूज़ के थ्रू। लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज मैं रखता हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होती है, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सपोज अगर हमारे पास 900 वोल्टेज ही इसको मिलता है, तो 900 वोल्टेज पे ही ये क्या होता है, ये पूरा जल जाएगा, 900 वोल्ट तक ये आपका टीवी चल जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर मिलेगा टीवी जल जाएगा। लेकिन पीछे से कितना आ रहा है, यहाँ पर 1000 आ रहा है, और ये मेल्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। तो दैट मीन्स अगर ये पीछे से आपका वोल्टेज आता है इतना ज़्यादा, लेकिन ये जो है ये इसको मेल्ट नहीं कर पा रहा है, किसको, इस वायर को मेल्ट नहीं कर पा रहा है, और ये वोल्टेज 1000 पहुंच जाएगा, यहाँ से 1000 आएगा और यहाँ पर अब चला जाएगा। लेकिन आपको टीवी को कितना चाहिए, 900 मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, लेकिन इसको 1000 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, आपका टीवी, आपका अप्लायंस से खराब हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर तो 1000 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसको चाहिए 900 ही, लेकिन ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है, ये क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया, मतलब इस 1000 पे ये मेल्ट हो गया। जब 1000 पे मेल्ट हो गया, ये कट हो जाएगा। जो ये कट हो जाता है ना, तो यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये वोल्टेज यहाँ पर पास नहीं होगा। जब पास नहीं होगा, ये 1000 यहाँ पर नहीं आएगा, आपका टीवी जो है वो सेफ रहेगा। तो दैट मीन्स जब हाई वोल्टेज आते हैं, यहाँ पर आपको कट हो जाता है, आपका फ्यूज़ जल जाता है, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आपका अप्लायंस बच जाता है। बस यही था आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है क्या ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब फिर से मैं बनाता हूँ, बनाने से ही आपको माइंड में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। अब ये जो होती है ना, ये मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली ये होती है, ये किसका बना होता है, या तो एल्यूमिनियम का होता है, या कॉपर का होता है, या आयरन का होता है, या लेड का होता है। इन केस ऑफ फुल ऑफ हायर वोल्टेज, जब हाई वोल्टेज आ जाता है, देन स्पेसिफाइड फ्यूज़ वायर मेल्ट्स, ठीक है। अगर हायर वोल्टेज आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कितना वोल्टेज बियर कर पाता है, सपोज ये वोल्टेज करता है बियर 100, लेकिन जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आता है सपोज 500 आ गए, तो ये क्या हो जाता है, ये जल जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या होता है, फ्यूर वाइज मेल्ट्स, ये क्या होता है, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाता है, एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। और इसके साथ जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होती हैं वो हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने अभी बताए हैं। बस ये आपको जो आपको घर में चल रहा होता है ना, सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो कि अचानक से लाइट चली जाती है, फिर आपको उस ट्रिप को ऊपर से करना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से क्या होता है, वो उस वोल्टेज को क्या करवाता है, वो मेल्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। फ्यूज़ ऑफ 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर एक्स्ट्रा यूज्ड
फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, घर में जो हमारे पास डोमेस्टिक पर्पज़ का मतलब जनरली जो घर पे हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़, वो इन वोल्टेज का हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन्स 100 वाट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हीटर है और इस हीटर में आपको ये कॉयल है हीटर की सपोज, अब इस हीटर को चाहे आपको 100 वाट ये क्या करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन वो भी किस वोल्टेज पे, आपको बोल यहाँ से वोल्टेज आते हैं 220, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट होता है पावर अपॉन वी, मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना P इज इक्वल टू आई इंटू वी, मैंने बोला था। दैट मीन्स यहाँ से अगर निकालोगे आप आई निकालोगे, करंट निकालो, वो किसके बराबर रहेगा, P एज इट इज रहेगा और V नीचे आएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दैट मीन्स पावर कितना है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, तो कितना 1000 वाट है, और वोल्टेज कितना है 220, ये और ये कैंसिल हो गया, आप इजीली निकाल सकते हो 4.5 एम्पेयर। तो दैट मीन्स करंट जो होता है वो 4.5 एम्पेयर पास होता है। तो दैट मीन्स ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या दिया गया, पावर दिया गया है 100,000 वाट और आपको वोल्टेज भी दी गई है 220 वोल्ट्स, आपको पूछा जाएगा ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है। आप बोलोगे सर 1000 यहाँ पर लिखा, 220 यहाँ पर लिखा, 220 यहाँ पर लिखूँ या 200 ही लिखूँगा सीधे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 5 10, आप बोलोगे सर करंट जो होता है वो पास होता है 5 एम्पेयर का करंट पास होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ में आ गया, इस तरीके से ये हो गया। तो दैट मीन्स 5 एम्पेयर का मतलब क्या होता है, इन दिस केस 5 एम्पेयर शुड बी यूज्ड, 5 एम्पेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम है, ठीक है, शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो यहाँ तक इतना आपको इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक हीटर को प्रोटेक्ट करने, लेकिन अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से आगे चलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है। पावर आपको सीधे मैंने अभी बोला, पावर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर पावर जो होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये मैंने अभी बोला। अरे मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, मैंने अगर अभी बोला आई इज इक्वल टू पी इंटू वी, तो आपको पावर चाहिए ना, पावर, ये P एज इट इज रखो, आई अपॉन वी, यही तो पावर आपका हो गया ना, ये आपका पावर हो गया। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। आपको पता है करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का वो यूनिट क्या होता है, या वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वो होता है वोल्ट। तो दैट मीन्स पावर का हो गया, ठीक है, एम्पेयर अपॉन वोल्ट, दैट मीन्स यही होता है वाट। तो याद रखना पावर का ऐसा यूनिट हमेशा पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है वाट। तो यही पावर जो होता है, ये अगर आई इंटू वी के बराबर है, आई में लिखता हूँ 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पेयर, और वी में लिखता हूँ इंटू 1 वोल्ट, तो ये क्या बनेगा 1P बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है। और 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट्स के बराबर। ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से 1 किलो वाट बड़ा यूनिट है, ये 1000 वाट के बराबर होता है। किलो वाट बड़ा यूनिट हो गया और 1000 वाट ये इसके बराबर आता है। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरली मेजर्ड इन किलो वाट। जो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो जनरली हम किलो वाट में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यूनिट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंज्यूम की बात कर रहा हूँ, कंजप्शन हम वाट्स में करते हैं। आप देखना बल्ब आपका होगा ना, उसमें लिखा होगा ये कितने वाट का है, आप बोलते ना शॉपकीपर को मुझे बल्ब एक चाहिए, बोले कितने वाट का आपको चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलो वाट आवर, ठीक है। यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वाट आवर में कितना होता है, किलो वाट आवर। मैंने आपको पहले बोला 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर 1000 वाट्स के बराबर, ठीक है, 1000 वाट्स के बराबर, ठीक है। तो 1 किलो वाट किसके बराबर है, 1000 वाट्स के बराबर। और आवर यहाँ पर लिखोगे तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 आवर होता है। तो यही आपने लिखा है, ये किसके बराबर होता है, 1 आवर। ये हो गया 1000 वाट्स लिखोगे आप। 1 आवर का मतलब क्या होता है, आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, पहले 60 हो गया मिनट्स में, फिर 60 कितना हो गया सेकंड्स में, तो ये कितना हो गया 6 6 3600 यहाँ पर लिखोगे। तो ओवरऑल जब आप लिखते हो इसको लिखते हो आप 36 और कितने जीरो, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा वो 10⁵। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है 36 इंटू 10⁵। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3.6 इंटू 10 लिखूंगा तो वही हो गया 36, ये 10⁵ अपना ही रखूंगा, ये कितना आ जाएगा 3.6। यहाँ पर कितना है 10⁵, तो पहले ही से था 10⁵, लेकिन ये एक 10 और आएगा 10⁶ बने, 3.6 इंटू 10⁶ होता है जूल के बराबर। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। ये कैसे मैंने निकाला, मैंने निकाला 1 किलो वाट आवर जो होता है वो होता है 1000 वाट, ठीक है, और ठीक है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 किलो वाट के बदले लिखा मैंने 1000 वाट, और आवर के बदले क्या मैंने लिखा यहाँ पर 1 आवर, और ये 1000 वाट मैंने सेम लिखा 1000 एज इट इज़, और आवर को मैंने कन्वर्ट किया मिनट्स में, 60 लिखा मल्टीप्लाई और फिर 60 दैट इज 3600। तो यहाँ पर आपको 1000 आ जाएगा वाट और 60 कितना आ जाएगा, 66 हो गया 3600 सेकेंड्स आ गए, ठीक है। तो टोटल करोगे ये आता है 3.6 इंटू 10⁵
10⁶ जूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका यूनिट्स पता होनी चाहिए। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आप किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करोगे, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया। ये क्लियर हो गया। अच्छा ये डबल आ गया यहाँ पर, ठीक है। कंडक्टर भी आपको पता है, मैंने पहले बोला कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आप बोल सकते हो मटेरियल जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब ए मटेरियल विच कैन फ्लो, एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, विच कैन एलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो होता है। थ्रू इट सेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने पहले बोला आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट ऑफर्स लो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट जब फ्लो होता है उसका अपोजिशन कम मिलती है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं तो दैट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो करंट आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो यहाँ पर अपोजिशन जो होती है ज़्यादा अपोजिशन, जितनी ज़्यादा अपोजिशन उतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पर अपोजिशन ज़्यादा है वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया, कंप्लीट यूनिट हो गया 5 लेक्चर्स में। डिटेल में मैंने आपको समझा, एक एक स्टेप को मैंने एनालाइज किया है, सो दैट आपको माइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ये तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट एक लेक्चर में कोशिश करूंगा 30 MCQs में निकालूंगा, टॉप मोस्ट MCQs, उसके थ्रू मैं इनको रिवाइज करूंगा। आपको फिर MCQ करने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। में अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आपके 2 यूनिट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने फिनिश किया है, एक अच्छे ज़बरदस्त तरीके से हमने आपके 2 यूनिट्स को रैप अप किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते और यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते, क्योंकि ये जब सिलेबस का टॉप पे दिए है ना, दैट मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते और एग्जामिनर का माइंड जल्द डायरेक्ट जाता है इन टॉपिक्स पे ज़्यादा जो पहले सिलेबस में दिए होते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा केमिस्ट्री वाला पार्ट, केमिकल इक्वेशंस, और ये क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो या नहीं हो, बट मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझिए। केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं, उसके बाद हम इस पर आ जाएंगे। ये डिटेल वाला हमें पढ़ना है, ये भी ये बायो का पार्ट में, इन्वायरमेंट का पार्ट भी इन्होंने दिया है, तो एक एक करके हम चलेंगे। तो दैट आपको दिया गया था, ये फिजिक्स वाला पार्ट था, ये हो गया फिनिश, ये हो गया आपका केमिस्ट्री पार्ट हो गया, ये भी हो गया आपका फिनिश। और ये जो है ये जनरली आपको जनरल साइंस वाला पार्ट होता है, इसमें हम देखेंगे इसको। ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और ये आप पढ़ते हो किस में, क्या बोलते हो उसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। और ये वाला पोर्शन जो होता है दिस इज़ बायो वाला पार्ट, ये वाला बायो वाला पार्ट। और ये जो है ये हम देखेंगे किस में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन। तो ये एक्चुअली ये जो दिया है जनरल साइंस, एक्चुअली ये इन्होंने मिक्स अप दिया है। तो ये वाला साइंस एंड टेक का पार्ट है, SNT जिसको बोलते हो, तो इसको जनरल साइंस में ही साइंस एंड टेक का भी पढ़ना पड़ता है। समझ आया, इस तरीके से हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो इतनी हम करते हैं, इतना आपके लिए पुश, तो आपको कमेंट कर लेना, ठीक है, तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।